दोस्तों, देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है और लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच एक छोटा सा सस्पेंस भी बना हुआ था कि रायबरेली और अमेठी इन दोनों सीटों के ऊपर गांधी फैमिली में से कौन भला चुनाव लड़ेगा। और हाल ही में पता चला है कि रायबरेली पर से राहुल गांधी ने अपना पर्चा भरा है नॉमिनेशंस का। तो भला ऐसा है क्यों, और ये रायबरेली क्या है, अमेठी क्या है? आप में से जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है इन इलेक्शंस की कि इलेक्शंस होते कैसे हैं और ये पूरी कंट्रोवर्सी भी क्या है राहुल गांधी की, आज हम सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको आज के इस वीडियो के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रायबरेली और अमेठी की कंट्रोवर्सी का, और जिनको नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं है लोकसभा के इलेक्शंस की, वो भी आज सबको क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। अब यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा हम बेसिक प्रोसेस समझ लेते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन होते कैसे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता हो, जिनको पता है वो इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो ढंग से बैठ के सुने यहाँ पे। तो देखो, हमारे देश की जो संसद भवन है, संसद भवन के अंदर दो तरह के कमरे बनाए हुए हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल। संसद भवन में दो तरह के कमरे बनाए हुए हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा को इंग्लिश में लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। हम इसको लोकसभा राज्यसभा कह के बुलाएंगे। अब इस लोकसभा के अंदर कुल 543 मेंबर होते हैं और ये जो 543 मेंबर होते हैं इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है लोकसभा से। इन 543 मेंबर्स को जनता जो है डायरेक्टली वोट देकर के इलेक्ट करती है। अभी जो देश के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं वो इन्हीं 543 मेंबर्स को इलेक्ट करने के इलेक्शन चल रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव से मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। जो राज्य सरकारें होती हैं वहां से मेंबर्स इलेक्ट होकर के राज्यसभा के अंदर आते हैं। अब राज्यसभा की बात इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, मेन फोकस हमारा लोकसभा पे रहेगा क्योंकि उसी के इलेक्शन हमारे देश में चल रहे हैं। अब अभी इलेक्शन होते कैसे हैं? आप इंडिया का मैप देखो। हमारा जो इंडिया का टोटल मैप है उस पूरे हमारे देश को कुल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो कुल 543 एरियाज में बांटा गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, और हर एक एरिया को एक कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। अभी होता कैसा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली के अंदर कुल 7 लोकसभा की सीट है, यानी 7 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो एक ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर से हर एक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है वोट लेने के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इस बार कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को और उसके कंपटीशन में बीजेपी ने खड़ा किया है मनोज तिवारी को। अब आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी? तो देखो, इस बार के जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी साथ में आ रखे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी साथ में आए हैं, बीजेपी से कंपटीशन कर रहे हैं। वैसे जो कन्हैया कुमार है ये कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है और इनका कंपटीशन है मनोज तिवारी से। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनमें से 50% से ज्यादा लोग इन दोनों में से जिसको भी वोट देंगे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन जीतेगा और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बन जाएगा। यानी 543 में से एक सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की उस कैंडिडेट के नाम पर बुक हो जाएगी और उस कैंडिडेट के ऊपर फिर ये सारी जिम्मेदारी आएगी नॉर्थ ईस्ट एरिया की डेवलपमेंट की। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? और ऐसे ही करते करते पूरे देश के अंदर इन 543 सीटों पे चुनाव होते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं और क्योंकि ये सीटें बहुत ज्यादा हैं, 543 सीटें हैं और भारत के अंदर कुल 97 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। 97 करोड़ लोग वोट दे सकते हैं, एलिजिबल हैं इस साल 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में। और यही 97 करोड़ वोटर जब वोट डालते हैं तो भारत का जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन बन जाता है। इतने वोटर पूरी दुनिया में और किसी भी देश में नहीं पाए जाते और इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। Let's talk about the world's biggest election. The world's biggest election. In the world's biggest democratic exercise. It's the world's largest democracy. The biggest democratic exercise. It's happening in India. अब क्योंकि ये वोटर बहुत सारे हैं, सीट भी बहुत सारी हैं, तो एक दिन के अंदर तो चुनाव हो नहीं सकते। इसीलिए इस साल अप्रैल से लेकर जून तक ये 7 फेजेस में ये इलेक्शन हो रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुए थे और 1 जून तक ये चलेंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा
कि कौन अपनी सरकार पूरे देश में बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो समझ में आ गया कि कैसे इलेक्शन होते हैं। अब इन 543 में से एक मेजॉरिटी मार्क होता है कि 543 में से 50% से ज्यादा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सीट मिलेगी वो केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। जो ये मेजॉरिटी वाला पॉइंट है ये 272 सीटों का होता है। 543 में से 272 से ज्यादा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सीट मिलेंगी वो यहाँ पर इलेक्शन जीत जाएगा, यानी 50% से ज्यादा। अगर हम एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो पिछली बार आज से ठीक 5 साल पहले ये जो इलेक्शंस होते हैं ना लोकसभा के, ये हर 5 साल में होते हैं। तो अभी 2024 में हो रहे हैं। आज से ठीक 5 साल पहले 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने 303 सीटों पर जीत हासिल करी थी। और जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर 30 से ज्यादा छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बीजेपी की लीडरशिप के अंदर आकर के काम करती हैं। और बीजेपी भी एनडीए का ही एक पार्ट है, लेकिन एनडीए को जो पूरा लीडरशिप है वो बीजेपी के पास रहता है। और यहाँ पर एनडीए ने कुल 50 से ज्यादा सीटें यहाँ पर हासिल करी थी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी प्लस एनडीए की मिलाकर के कुल 350 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल करी थी और उन्होंने सरकार यहाँ बनाई थी। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है उनका जो टॉप लीडर होता है या फिर उन्होंने जो अनाउंस कर रखा होता है कि देखो अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हमारा जो टॉप लीडर है ये इंसान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे बीजेपी ने सिलेक्ट कर रखा था कि नरेंद्र मोदी हमारे टॉप लीडर हैं, अगर हम जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसे ही इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनकी देख रेख में, उनकी लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिलेक्शन की गई कि जैसे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा जो फॉरेन मिनिस्टर होता है। ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। और उस पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी जीती है, उनकी कोई एक आइडियोलॉजी होगी, कोई एक विजन होगा देश को चलाने के लिए। वो अपनी आइडियोलॉजी और विजन के हिसाब से अगले 5 साल तक देश को चलाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों लोकसभा के इलेक्शंस का। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि राहुल गांधी के भला रायबरेली से चुनाव लड़ने पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों रखी है। या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। राहुल जी आप रायबरेली में आए हैं, मतलब राहुल जी के गढ़ में आ गए हैं। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। हम सब वही अगले दिन ईडी और सीबीआई के छापा हम नहीं चाहते, सीधी सी बात है। तो हम सब कुछ खुल के ना कहा, बाकी आप देख ही रहे हो। देखो, हमारे देश के अंदर एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा के चुनाव के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि 543 जो कुल सीटें हैं लोकसभा की देश के अंदर, उसमें से 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 80 सीट जो है अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गई, अपनी तरफ वोट दिलवाने में कामयाब हो गई, तो फिर उनकी लोकसभा के चुनाव में लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। और इसी उत्तर प्रदेश में 2 सीट हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, एक है अमेठी और एक है रायबरेली। अब अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो उनकी एक पारिवारिक सीट रही है। अब अगर हम यहाँ पर अमेठी की बात करें तो जब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, जब से ये बताया गया 1967 में कि अमेठी एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तब से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट को जीतते आ रही है। जिस भी कैंडिडेट को वो लोग उतारते हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, वो यहाँ से जीत जाता है। उनकी एक पारिवारिक सीट है। बस एक बार बीच में ऐसा हुआ था 1977 के अंदर, जब संजय गांधी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट बने थे, लेकिन क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी हुआ था उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बहुत लहर थी, तो इसलिए एक बार बस वहां से कांग्रेस पार्टी हारी थी। उसके बाद फिर चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, वो लगातार यहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। अब होता क्या है कि 2004 में राहुल गांधी को जब अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री करनी थी तो उन्होंने यही अमेठी से ही चुनाव लड़के अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री करी। उनसे पहले उनकी मदर जो है सोनिया गांधी, वो चुनाव लड़ा करती थी यहाँ से, लेकिन अपने बेटे को उतारने के लिए, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने के लिए वो खुद अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो गई। वहां से उन्होंने चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिया। और अमेठी में क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक वोट शेयर, जैसे कि बताया आपको मैंने, हमेशा मिलते ही है, तो राहुल गांधी ने भी वहां से जीत गए। अब राहुल गांधी यहाँ पर 2004, 2009 और 2014 में लगातार इलेक्शन जीतते हैं अमेठी से, लेकिन उनका वोट शेयर लगातार कम होता जा रहा था।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सीट पर जो लोग वोट डालते हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोग जिस भी कैंडिडेट को वोट देते हैं वो उस सीट से जीत जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो 50% से ज्यादा वोट जीतते थे वहां पर, उसका शेयर लगातार कम होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया 2019 की जो इलेक्शन हुए उसके अंदर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन हार जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप इमेजिन करो कि अगर आप एक कैंडिडेट हो, अगर आप किसी सीट से जो आपकी पारिवारिक सीट है, आप कभी नहीं हारे उसको, आप वहां से अगर चुनाव हार जाते हो तो आप क्या करोगे? आप वहां पर और मेहनत करोगे, फाइट बैक करोगे, बाउंस बैक करने की कोशिश करोगे कि अगली बार आप वहां से ना हारो। लेकिन राहुल गांधी ने छोटा सा ब्लंडर यहाँ पर यह कर दिया कि वो अमेठी की सीट छोड़ करके चले गए और केरला में वायनाड से इलेक्शन लड़ने चले गए। उन्होंने बोला कि अमेठी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मैं केरला में वायनाड नाम की सीट है, जगह है वायनाड, वहां पे वो भी एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कहते कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी में छोटा सा एक ट्विस्ट है। जो सोनिया गांधी रायबरेली से 2019 में इलेक्शन जीत करके आई थी, वो कांग्रेस पार्टी की इकलौती ऐसी सीट थी जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पर उनको जीत हासिल हो पाई थी। बाकी 79 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी वहां पर हार गई थी। और इस बार जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो जनता का जो ओपिनियन पोल्स निकलते हैं, अलग अलग एजेंसी निकालती हैं, उनके हिसाब से अगर सोनिया गांधी इस बार फिर से रायबरेली से चुनाव अगर लड़ेंगी तो इस बार मोस्ट लाइकली वो ये इकलौती सीट भी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। और इसीलिए शायद राहुल गांधी को इस बार सोनिया गांधी की जगह पर रायबरेली से खड़ा किया जा रहा है। तो इस बार राहुल गांधी केरला में वायनाड प्लस उत्तर प्रदेश में रायबरेली 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, जिसको देखते हुए बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जहां से भी इलेक्शन हारते हैं वहां से डर के भाग जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेशली यहाँ पर करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस रायबरेली की सीट को हार जाते हैं, जो कि वैसे तो मोस्ट लाइकली नहीं है, क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी 1,20,000 वोट से इस सीट को जीती थी। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखोगे, वोट शेयर के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो रायबरेली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नीचे गिरता जा रहा है। और अगर इस बार राहुल गांधी रायबरेली हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे वहां पर, और स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल बहुत उठेंगे। उनकी इमेज यहाँ बहुत खराब होगी, क्योंकि अमेठी वो पहले हार चुके हैं। अगर रायबरेली भी हार जाएंगे, ये जो 2 पारिवारिक सीट जो कि कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से जीतती आ रही थी, इस दोनों सीटों को डुबोने वाले राहुल गांधी बन जाएंगे यहाँ पर। और क्योंकि हम यहाँ पर जानते ही हैं कि राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के भी कुछ एम्बिशंस तो यहाँ पर डेफिनेटली हैं ही, तो यहाँ पर हारने के बाद राहुल गांधी का वो जो करिश्मा है होता है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के अंदर एक करिश्मा होता है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, और उस चीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा जब आप अपनी खुद की सीट को प्रोटेक्ट नहीं अगर नहीं कर पा रहे हो, तो जीत नहीं पा रहे हो तो। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना चाहिए। ऐसा कोई पक्का तो होने ही गया कि राहुल गांधी हारेंगे ही हारेंगे। अगर वो जीत जाते हैं रायबरेली से, फिर भी थोड़ी बहुत उनकी यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा उनकी इमेज को। क्यों? क्योंकि वो वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो रायबरेली से जीत जाते हैं तो डेफिनेटली वायनाड को वो छोड़ करके आएंगे, और वायनाड के अंदर जो लोग राहुल गांधी को देख करके जिन्होंने वोट दिया होगा राहुल गांधी को, उनको बहुत बुरा लग सकता है यहाँ पर। क्योंकि जब अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया, जब वो वहां से हार गए थे, तब वायनाड के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अब अगर वो उनको छोड़ करके आएंगे तो यहाँ पर उनकी इमेज को थोड़ा फर्क तो पड़ सकता है। तो दोनों तरफ से थोड़ा बहुत पिसने वाली सिचुएशन है इस वक्त राहुल गांधी के लिए। अगर हारते हैं तो भी उनकी इमेज खराब हो सकती है, अगर जीतते हैं रायबरेली से तो भी थोड़ी बहुत इमेज पे फर्क तो पड़ सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि यहाँ पर राय क्या है आपकी, कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने सही किया ये नॉमिनेशन भर के, गलत किया रायबरेली से। मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर जरूर पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।